हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिक्रूटमेंट के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ की या फिर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो उसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस बनाए हुए प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक भेजने के लिए यानी डिलीवरी करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, इस सभी काम के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी साइड, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए भी उस कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये कैसे पूरी होती है? तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, ये उस कंपनी को रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से ही मिलते हैं। अब रिक्रूटमेंट के अंदर क्या किया जाता है, हम मोटे मोटे तौर पर देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के अंदर क्या किया जाता है। नेक्स्ट हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है कि कंपनी के द्वारा जितनी भी जो वैकेंट है, कंपनी में जितनी भी सीट्स खाली हैं, उनके लिए कंपनी के द्वारा न्यूज़पेपर में या फिर कोई भी वेबसाइट पर, मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की जाती है। और उस एडवर्टाइजमेंट से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उस जॉब के लिए या फिर उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि उनकी क्वालिफ़िकेशन है वो उस जॉब के लिए पूरी है, तो वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो जो यहाँ पर अप्लाई करने तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। यानी कंपनी के द्वारा किसी भी पोस्ट के लिए पब्लिसिटी करना यानी फिर एडवर्टाइजमेंट करना और कैंडिडेट्स के द्वारा उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर अप्लाई करना, यही जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट के बाद ही कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाती है। चलिए अब टॉपिक को स्टडी करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस फॉर सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड इंस्पायरिंग देम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो ये रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च किया जाता है और उन्हें इंस्पायर किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च करना और उन्हें इंस्पायर करना, अट्रैक्ट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ये जो पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए अप्लाई करें। और यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का मतलब है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स वर्ड यूज़ किया गया है। प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। जो रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर कैंडिडेट्स को स्टिमुलेट किया जाता है, यानी उन्हें इनकरेज किया जाता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, उसको भी देखते हैं। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है, इसमें प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च किया जाता है और उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्टिमुलेट किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें अट्रैक्ट किया जा रहा है। हमारा जो ये रिक्रूटमेंट होता है वो हायरिंग जो प्रोसेस है, कैंडिडेट्स को हायर करने की जो प्रोसेस होती है उसका फर्स्ट स्टेप होता है। रिक्रूटमेंट के अंदर जो कंपनी होती है वो अपनी जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में फुल डिटेल अपना एडवर्टाइजमेंट में पब्लिश करवाती है कि उन्हें कितने कैंडिडेट्स की आवश्यकता है, किस क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स की आवश्यकता है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन किस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये जो सब डिटेल्स हैं वो कंपनी के द्वारा उस एडवर्टाइजमेंट में पब्लिश की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। चलिए अब देखते हैं कि जो रिक्रूटमेंट होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज़
पॉजिटिव फंक्शन। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव फंक्शन या फिर पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, यहाँ पर तो कैंडिडेट्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। सेकेंड इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक सिंगल टाइम पर होने वाली कोई एक्टिविटी नहीं है, यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बार हायरिंग हो जाती है तो उसके बाद कैंडिडेट्स को रिक्रूट नहीं किया जाता है। कैंडिडेट्स को कंटिन्यूसली उनको रिक्रूट किया जाता है, क्योंकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन होता रहता है, किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी का डिमोशन हो जाता है, या फिर कुछ कैंडिडेट्स हैं उनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में लगातार चलती रहती है। थर्ड पॉइंट इज़ लिंकिंग एक्टिविटी, ब्रिंग एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट्स टुगेदर। जो हमारी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो एम्प्लॉयर, जो कंपनी है जो हायर कर रही है उनके बीच में, और जो कैंडिडेट्स हैं जो उस कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं उनके बीच में एक लिंकेज का काम करती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के अंदर ही जो भी पोस्ट निकली है या जो भी वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में फुल डिटेल में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। सो रिक्रूटमेंट होता है वो एम्प्लॉयर और कैंडिडेट्स के बीच में एक लिंकिंग एक्टिविटी का काम करता है। नेक्स्ट इज परवेसिव फंक्शंस। जो हमारे ये रिक्रूटमेंट होता है ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि जो रिक्रूटमेंट की जो फंक्शन है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट केवल प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, हर प्रकार की कंपनी में किया जाता है, क्योंकि कंपनी के अंदर काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वो लगातार होती रहती है। सो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी में ही एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। एंड लास्ट इज टू वे प्रोसेस। रिक्रूटमेंट होता है वो एक टू वे प्रोसेस होता है। इसके अंदर सबसे पहले कंपनी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, एंड दूसरी तरफ जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उनके द्वारा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। सो रिक्रूटमेंट है वो एक टू वे प्रोसेस है। पहले कंपनी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, देन उसके बाद कैंडिडेट्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है। सो जो रिक्रूटमेंट है वो एक टू वे प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के क्या क्या पर्पस होते हैं। फर्स्ट इज अट्रैक्ट एंड एनकरेज कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का जो फर्स्ट पर्पस होता है वह यही है कि कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, उन्हें एनकरेज करना, स्टिमुलेट करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट के लिए अप्लाई करें। सेकेंड इज डिटरमाइन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है कि कंपनी के द्वारा कितने कैंडिडेट्स की आवश्यकता है और किस क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स की आवश्यकता है, हमें प्रेजेंट में कितने कैंडिडेट्स चाहिए और फ्यूचर टाइम में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो सकती है, इन सभी के लिए प्लानिंग है या स्ट्रेटेजी है वो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। सो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से ही कंपनी अपने प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिटर्मिनेशन करते हुए डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज क्रिएट ए पूल ऑफ कैंडिडेट्स एट लो कॉस्ट। रिक्रूटमेंट के अंदर कंपनी के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट करके काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है। सो यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो रिक्रूटमेंट है उनके लिए बहुत कम कॉस्ट लगती है, क्योंकि एक मिनिमम एडवर्टाइजमेंट से ही कंपनी अपने लिए काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई करवा सकती है। सो यहाँ पर एक अच्छे कैंडिडेट्स के पूल के लिए कंपनी को बहुत कम कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ती है। And last is begin identifying and preparing potential applicants who will be appropriate candidates। यहाँ पर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से ही ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है और बाद में उन ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स में से कंपनी अपने लिए एक बिल्कुल बेस्ट और जो बोलते हैं अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है उसको आइडेंटिफाई और उसको सेलेक्ट कर सकती है अपनी जॉब के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाएगा और फिर उनमें से बेस्ट और अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या होते हैं। रिक्रूटमेंट के दो टाइप के सोर्सेज हैं, फर्स्ट इज इंटरनल एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट।
इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से रिक्रूटमेंट कर सकती है। फर्स्ट इज ट्रांसफ़र। ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉयज़ को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजकर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजकर भी उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिससे कि उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो हो जाती है। सेकंड इज प्रमोशन। किसी भी एक पोस्ट से उस एम्प्लॉयज़ को उसकी हायर पोस्ट पर भेजकर, अगर हायर पोस्ट खाली है तो उस एम्प्लॉय को उसकी पर्टिकुलर जो प्रेजेंट जो उसकी पोस्ट है उससे हायर पोस्ट पर भेजकर भी उसका प्रमोशन करके रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज डिमोशन। डिमोशन प्रमोशन से अपोजिट होता है। यहाँ पर एम्प्लॉय को जिस जॉब पर वह वर्किंग है उससे नीचे वाली जॉब पर उसको प्लेस कर दिया जाता है, यानी उसको नीचे वाली जॉब है उस पर डाल दिया जाता है। एंड नेक्स्ट इज रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। अगर कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं जो काफ़ी अच्छी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को फिर से भी हायर कर सकती है। तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो भी एक इंटरनल सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट इज रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। ऐसा हो सकता है कि कभी कंपनी को कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो तो उस टाइम कंपनी ने अपने कुछ एक्सेस एम्प्लॉयज़ को रिटायर कर दिया हो या फिर रिट्रेंच कर दिया हो, यानी उन्हें हटा दिया हो। तो जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की, तब कंपनी उन रिट्रेंच एम्प्लॉयज़ को फिर से हायर कर सकती है। जो रिट्रेंच एम्प्लॉय जो पहले हटाए जा चुके थे वो भी एक इंटरनल सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट का। एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। अगर कंपनी के अंदर काम करते हुए एम्प्लॉयज़ का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो कंपनी के द्वारा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट हैं या फिर रिलेटिव्स हैं उनको उसके स्थान पर हायर कर लिया जाता है, ताकि वो जो एम्प्लॉय है उसकी फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया जा सके और उसकी जो सैलरी वगैरह है प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए कंपनी जो है उन जो डिसीज उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिलेटिव्स को या डिपेंडेंट्स को भी फिर से रिक्रूट कर सकती है। ये सारे हमारे इंटरनल सोर्स होते हैं जहाँ से कंपनी वो रिक्रूटमेंट कर सकती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब कुछ एक्सटर्नल सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के। फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। कंपनी किसी भी पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। वह एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंटिंग मीडिया से किया जा सकता है या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का काफ़ी अच्छा जो सोर्स होता है वो माना जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से एक साथ पर काफ़ी सारी जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सकती है। सेकंड इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिसे हम बोलते हैं प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट। यहाँ पर कंपनीज़ हैं वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं और वहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनको एक इंटरव्यू से डायरेक्ट कॉलेज से ही हायर कर लेती हैं। तो इसे हम बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड आउटसोर्सिंग। यहाँ पर जो कंपनी है वो बाहर से भी कुछ एम्प्लॉयज़ को आउटसोर्सिंग करवा लेती है। कुछ ऐसे सेंटर्स बने होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहाँ से भी कंपनी एम्प्लॉयज़ की आउटसोर्सिंग कर सकती है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बाहर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिसेज बने रहते हैं, जहाँ पर जो भी अनएम्प्लॉयड जो पर्सनस होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। जब भी कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से जाकर एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकती है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय रेफरेंशियल। कई बार जो कंपनी होती है वो कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हीं से बोलती है कि आप ही कोई अच्छे से जो एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनको रेफ़र कीजिए कि हम उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किस जो पर्सन है, किस कैंडिडेट है उसको हायर करें। ये होता है एम्प्लॉयज़ रेफरेंस, यानी उस कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो ही किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। कुछ बड़े बड़े लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं जो अपने पास काफ़ी मात्रा में लेबर है वो रखते हैं। जब भी कंपनी को कुछ लेबर्स की ज़रूरत होती है तो वह कंपनी उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करती है और वो लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कंपनी को जितने भी लेबर की ज़रूरत होती है तो वो उस कंपनी को लेबर प्रोवाइड कर देते हैं। एज नेक्स्ट इज अनसोलिटेटेड कैंडिडेट्स और वॉक इन। कई बार कुछ
ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी को किसी भी फ़िलहाल कोई भी पोस्ट खाली नहीं होती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना रिज्यूम है वो कंपनी के अंदर सबमिट करवा देते हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर उन्हें कैंडिडेट्स की ज़रूरत हो तो कंपनी हमसे कॉन्टैक्ट कर सके। सो इन्हें बोलते हैं अनसोलिकेटेड कैंडिडेट्स और वॉक इन। तो ये हमारे कुछ एक्सटर्नल सोर्स होते हैं जिनसे कंपनी है वो रिक्रूटमेंट कर सकती है। अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है या फिर रिक्रूटमेंट जब किया जाता है तो उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बाद देखेंगे इंटरनल फैक्टर। फर्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड। जो भी कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सप्लाई और जो डिमांड है उस मार्केट में वो कैसी है, वो भी रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करती है। अगर सप्लाई ज़्यादा है, अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो जो कंपनी है उसको हाई जो सैलरी है उस पर ही अपनी जो रिक्रूटमेंट है वो करना पड़ेगा और उन्हें उनकी जो हायरिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आएगी। और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो कंपनी है कम वेजेज पर भी एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकती है। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो बेरोज़गारी की दर है कि उस पर्टिकुलर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो अनएम्प्लॉय हैं तो उस कंपनी को कम रेट पर भी और इजीली जो है कि वो एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो कंपनी को काफ़ी सारी कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे स्पेंड करनी पड़ेगी और उसे हाई रेट पर ही एम्प्लॉयज़ है वो मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ लेबर मार्केट। उस पर्टिकुलर मार्केट में उस पर्टिकुलर एरिया में लेबर मार्केट कैसा है कि लेबर जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रोवाइड हैं या नहीं। अगर लेबर मार्केट काफ़ी वाइड है तो कंपनी को इजीली जो लेबर है वो हायरिंग कर सकती है। लेकिन अगर लेबर मार्केट में काफ़ी कम कैंडिडेट्स हैं या फिर काफ़ी कम लेबर है तो कंपनी को हायर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। नेक्स्ट इज़ इमेज एंड गुडविल। जो कंपनी की जो इमेज है और गुडविल है वो भी हायरिंग प्रोसेस में काफ़ी मैटर करती है। अगर अच्छी इमेज होती है कंपनी की तो कंपनी को रिक्रूटमेंट करने में या सिलेक्शन करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हैं। जैसे एक कंपनी में एडवर्टाइजमेंट निकलती है काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी जल्दी अप्लाई करने लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंपनी की इमेज अच्छी नहीं है तो उस कंपनी को एम्प्लॉयज़ को हायर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी कंपनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। अगर कंपनी को अच्छे टेक्निकल या फिर अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है लेकिन अगर कॉम्पिटिटर है वो पहले ही मार्केट से अच्छे स्किल्ड और जो एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहले ही हायर कर लेते हैं तो कंपनी को इस प्रकार से कंपनीज को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है वो उठानी पड़ती हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर हैं वो पहले ही अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर कर चुके हैं। सो अगर कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में तो भी कंपनी को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट। काफ़ी बार गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशंस या फिर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे भी कंपनी को काफ़ी बार हायरिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि SC ST वगैरह की कुछ सीट्स है वो रिज़र्व रहती हैं। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन है उसके लिए अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स के द्वारा अप्लाई नहीं किया जाता है तो वो जो सीट्स हैं वो अदर किसी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं और वो SC ST के जो सीट्स अगर वो खाली रह जाती हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की कमी होगी और उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो प्रोसेसिंग है और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनल फैक्टर। कंपनी के कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कुछ फैक्टर होते हैं जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कंपनी के द्वारा कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उस कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट है वो बनाया जा रहा है, ये बात भी कंपनी के रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करती है। ऐसा हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंपनी में किया जा रहा है उसके प्रोडक्शन के लिए कोई भी जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरेस्टेड ना हो। यानी कि अगर
किसी कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिसको बनाने के लिए जो भी कैंडिडेट्स है वो इंटरेस्टेड नहीं है, सो कंपनी को एम्प्लॉयज़ को हायर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज कंपनी पे पैकेज। कंपनी के द्वारा किस प्रकार का पैकेज दिया जा रहा है, यह भी कंपनी के जो हायरिंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट करता है। अगर कंपनी के द्वारा अच्छा पैकेज दिया जाता है तो काफ़ी मात्रा में वो कैंडिडेट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर कंपनी के द्वारा बहुत ही कम पैकेज पे किया जा रहा है तो कंपनी को अपने रिक्रूटमेंट में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। फर्म का साइज़ पर भी फर्म के साइज़ का भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। अगर फर्म का साइज़ बड़ा होता है तो कंपनीज़ को बार बार ज़्यादा कैंडिडेट्स को हायर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट कॉस्ट का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर रिक्रूटमेंट कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो कंपनी है वो अवॉइड करती है कि वो बार बार रिक्रूटमेंट ना करे, और इस प्रकार से अगर कम रिक्रूटमेंट कॉस्ट आती है तो कंपनी चाहती है कि वो जब भी उसे ज़रूरत होती है तो वो बार बार से रिक्रूटमेंट कर लेती हैं। एंड नेक्स्ट इज वर्क टाइप। किस प्रकार की जो वर्क टाइप है उसके लिए हमें कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। हो सकता है हमें लेबर वर्क के लिए कैंडिडेट्स की ज़रूरत हो या हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत हो, तो इस हमारा वर्क टाइप किस प्रकार का है वो फैक्टर भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है या रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसको अफेक्ट करता है। सो यहाँ पर हमने इंटरनल फैक्टर्स को देखा है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखा है। अब देखते हैं कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रिक्रूटमेंट में कि रिक्रूटमेंट प्लानिंग। रिक्रूटमेंट करने से पहले प्लानिंग। हम जानते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्लानिंग के कोई भी जो काम है वो बिल्कुल सक्सेसफुली डन नहीं हो सकता है। सो रिक्रूटमेंट करने से पहले भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट की प्लानिंग की जाती है। इसके अंदर देखा जाता है कि हमारी कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं, उस वैकेंसी के लिए हमें कितने नंबर कैंडिडेट्स की आवश्यकता है, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स की ज़रूरत है और किस क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, और हमें कब तक उन कैंडिडेट्स की आवश्यकता है। यानी कि पूरी प्लानिंग की जाती है कि कितनी क्वालिटी के कैंडिडेट्स चाहिए और कितने नंबर में चाहिए कैंडिडेट्स। तो ये पूरी जो प्लानिंग की जाती है ये हमारे रिक्रूटमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब जब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड प्लानिंग कर ली गई है कि हमें कितने कैंडिडेट्स की आवश्यकता है और कितनी क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स की आवश्यकता है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उससे रिलेटेड हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हम उन कैंडिडेट्स को किस प्रकार से हायर करेंगे, कब हायर करेंगे। यानी कि कंपनी के द्वारा पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हम किस प्रकार से कौन कौन से सोर्सेज से कैंडिडेट्स को हायर करेंगे ताकि हम कम से कम कॉस्ट पर और जो सूटेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको हायर कर सकें। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होता है स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट स्टेप इज सर्चिंग। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद थर्ड स्टेप आता है सर्चिंग। सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग वेयर द सोर्स आर सोर्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब। यहाँ पर कंपनी के द्वारा सोर्सेज देखे जाते हैं कि हम किन किन सोर्स से उन कैंडिडेट्स को हायर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर दो टाइप के सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है कि हम दो प्रकार से कैंडिडेट्स को हायर कर सकते हैं। इंटरनल सोर्स में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करके, प्रमोशन करके, कुछ कैंडिडेट्स का डिमोशन करके, या फिर एम्प्लॉयज़ की रेफरेंस पर। इस प्रकार काफ़ी सारे जो कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं जिनसे वो इंटरनली भी रिक्रूटमेंट कर सकती हैं। एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज से भी एडवर्टाइजमेंट करके, पब्लिसिटी करके, कैंपस प्लेसमेंट करके, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कांटेक्ट करके या लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, इस प्रकार से काफ़ी सारे एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं। तो कंपनी के द्वारा थर्ड स्टेप पर यही डिसाइड किया जाता है कि हम कौन से सोर्स से रिक्रूटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि हम इंटरनली एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे या एक्सटर्नली जो कैंडिडेट्स हैं उनको कंपनी के अंदर हायर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग। अब सोर्सेज को सेलेक्ट करने के बाद कंपनी के द्वारा स्क्रीनिंग की जाती है। जो स्क्रीनिंग का जो मेन पर्पस होता है वह यही होता है कि जो भी अनक्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि विजिबली अनक्वालिफाई हैं, जो कंपनी को साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं वो उस जॉब के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है,
तो उनको इस स्टेप पर ही यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ताकि जो कंपनी का जो टाइम वेस्ट ना हो और ना ही कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट हो। सो जो पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग इज टू रिमूव फ्रॉम रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट अर्ली स्टेजेस दोज एप्लीकेंट्स हु आर विजिबली अनक्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो जो भी अनक्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें इसी स्टेज पर हटा दिया जाता है। इफेक्टिव स्क्रीनिंग कैन सेव गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। हमारी जो अच्छी स्क्रीनिंग होती है उससे कैंडिडेट का भी टाइम और जो कॉस्ट है वो सेव होती है, और जो कंपनी है उसका भी टाइम एंड कॉस्ट है वो सेव होती है। एंड अब देखते हैं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप इज एवोल्यूशन एंड कंट्रोल। कंपनी के द्वारा इस स्टेप पर एवेल्युएट किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है और कुछ मेजर्स पर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर कंपनी के द्वारा देखा जाता है कि उस जो प्रोसेस है उसके लिए कितनी कॉस्ट आएगी, किस प्रकार से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको हमें करने से फ़ायदा हुआ है या फिर कंपनी को कुछ ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी है वो स्टैटिकली इंफॉर्मेशंस है वो मतलब इंक्रीज गैदर करती है कि हमें एडवर्टाइजमेंट करने में कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, हमारे लिए कैंडिडेट्स सूटेबल भी हैं या नहीं हैं, कि वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आगे उन्हें भेजना है या नहीं भेजना। तो इस प्रकार से इस लास्ट स्टेप पर कंपनी के द्वारा फुल इवेल्युएशन किया जाता है कि कॉस्ट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड और कैंडिडेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इस स्टेप पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।